आज का जो हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर किस प्रकार से पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन के जो नियम है उनकी पालना होती है, वो हमें आज सिद्ध करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले जो है कहते हैं किसके, उसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाना चाहिए, और वो माध्यम है आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रकाश का जाना चाहिए। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर आएगा तो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपके नहीं होगी। तो सबसे जो एक सघन माध्यम लिया, सघन माध्यम के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सघन माध्यम से प्रकाश से विरल माध्यम के अंदर आपके जा रहा है। तो सघन माध्यम से किसी निश्चित कोण पर जा रहा है, उस कोण को मैंने नाम दिया है आपतन कोण I1। सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाएंगे तो जो प्रकाश की जो किरण है वो अविलंब से क्या होगी, आपके दूर हटेगी, अर्थात जो अपवर्तन कोण का जो वैल्यू है वो आपतन कोण से क्या होगा, आपके बड़ा होगा। फिर मैंने आपतन कोण की वैल्यू को और ज्यादा जो बढ़ाया है, तो आपतन कोण की वैल्यू I2 की जो वैल्यू I1 से यदि ज्यादा है तो अपवर्तन कोण का मान आपके और बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते एक कोण ऐसा आएगा जिस पर जो अपवर्तित जो किरण है, इससे जो पृथककारी जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अर्थात जो अपवर्तन जो कोण है, इस अपवर्तन कोण की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी, आपके 90 डिग्री हो जाएगी। इस विशेष आपतन कोण को अपन कौन सा नाम देंगे, क्रांतिक कोण। इसको अपन किससे लिखा है, IC से। इसको अपन कहेंगे क्रांतिक कोण। अब यदि अपन जो आपतन कोण का जो मान है इस क्रांति कोण से भी यदि अपन अधिक कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रकाश की जो किरण है पुनः उसी माध्यम के अंदर आपके लौट जाएगी। तो प्रकाश की ये जो घटना आपके क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके कहलाएगी। फिर है आगे आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली जो शर्त है, प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाना अवश्य है, इसके बिना आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। दूसरा जो है आपतन कोण का जो मान है वो आपके क्रांतिक कोण से क्या रहना चाहिए, आपके ज्यादा रहना चाहिए। जब तक इस आपतन कोण का मान IC से आपके ज्यादा नहीं होगा तब तक आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपके नहीं होगी। जब आपके आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा तो आपके होगा क्रांति कोण की स्थिति में I जो है आपके आपतन कोण, इसको IC से लिखेंगे, और C का मतलब हो जाएगा आपके जो क्रिटिकल एंगल। उस कंडीशन के अंदर जो R है, R आपके कौन सा एंगल है, अपवर्तन कोण। इस अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपके कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो स्नेल का नियम है N2/N1 इज इक्वल टू साइन I/sin R। इधर में कोई भी चेंज नहीं है, I की वैल्यू IC रखी, R की वैल्यू 90 डिग्री रखी। इसको सॉल्व करने पर साइन IC की वैल्यू आएगी N2/N1, अर्थात IC जो क्रांति कोण है, इस क्रांति कोण की वैल्यू आएगी IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2/N1। आगे अपन को जो है परावर्तन गुणांक की वैल्यू इसके अंदर जो ज्ञात करनी है, जो अपन के जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगों के लिए जो टॉपिक है वो है परावर्तन गुणांक की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति के अंदर जो है अपन के साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा I इंटू N1/N2। N2 अपॉन जो N1 है, N2/N1 इज इक्वल टू साइन थीटा C। तो N1/N2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/साइन थीटा C। तो अपन की जो परिभाषा क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतित कोण का जो मान है वो आपके क्रांतिक कोण से ज्यादा रहना चाहिए। यदि इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, इसकी वैल्यू आपकी छोटी रहेगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और साइन थीटा टी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी संभव है क्या, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आपके संभव नहीं है। अर्थात जब थीटा आई की जो वैल्यू थीटा C से बड़ा होगा, उस कंडीशन के अंदर जो है थीटा टी का कोई भी ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जिसके कारण साइन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी आए। क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, साइन की वैल्यू हमेशा 1 से आपके छोटी ही होती है। तो ये आपके क्या है, एक आपके काल्पनिक स्थिति, अर्थात प्रैक्टिकली रूप से आपके ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे अपन को इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है।
डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए अपन ने जो फ्रेनेल की समीकरण लिखी है, ई नॉट आर अपॉन ई जीरो आई इज इक्वल टू कॉस थीटा आई माइनस एन टू अपॉन एन वन कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई एन टू अपॉन एन वन पर कॉस थीटा टी। ये फॉर्मूला जो है अपन पिछले जो टॉपिक पढ़ा था फ्रेनेल समीकरण, वहां से इसकी जो वैल्यू आई है। अपन को इस पद की जो वैल्यू है वो यहाँ से अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे वाले पद को थोड़ा सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू अपन अलग से ज्ञात कर देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा टी की वैल्यू अभी अपन पीछे लिखी थी साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा सी। यहां से जो है यदि मैं माइनस वन कॉमन लूंगा, माइनस वन का मतलब होता है आयोटा, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की और ये वैल्यू किस में हो जाएगी आपके माइनस में। तो आयोटा कॉमन लेंगे तो अपन की ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी। साथ साथ अपन इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एन टू अपॉन एन वन कॉस थीटा टी की तो वैल्यू आ गई। एन टू अपॉन एन वन की वैल्यू ज्ञात करनी है। एन टू अपॉन एन वन से मैंने दोनों साइड में क्या करा दिया, मल्टीप्लीकेशन करा दिया। फिर एन टू अपॉन एन वन इधर वाले साइड में कुछ भी आपकी चेंज नहीं है, ये आयोटा की जगह आयोटा। बाकी जो पूरी जो राशि है इस पूरी राशि को अब मैंने किससे लिख दिया, आपके क्यू से लिख दिया है। जहाँ क्यू की वैल्यू आपके ये है, क्यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस वन। इस पूरी वैल्यू को एक अलग अपन ने राशि से मान लिया। वो राशि आपकी कौन सी हो जाएगी, क्यू से इसको अपन वो डिनोट जो करेंगे। फिर आगे उस जो पिछली समीकरण थी उस समीकरण के अंदर उस जो पूरी राशि की जगह अपन ने इधर वाले कुछ भी चेंज नहीं है, cos थीटा आई माइनस आयोटा क्यू cos थीटा आई प्लस आयोटा क्यू। क्योंकि जो समीकरण अपन के पीछे थी वो समीकरण थी आपके cos थीटा आई माइनस एन टू अपॉन एन वन आगे cos थीटा के बराबर आपके थी। इसी प्रकार नीचे जो समीकरण थी वो आपकी थी cos थीटा आई प्लस एन टू अपॉन एन वन cos थीटा के आपके इक्वल वो समीकरण, ये आपकी समीकरण थी। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपन ने वैल्यू फाइंड की है। इसकी वैल्यू अपन किससे लिखा है, आयोटा क्यू से लिखा है। तो ये आ गया आयोटा क्यू और ये आ गया परावर्तन गुणांक का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ई जीरो आर अपॉन ई जीरो आई का होल स्क्वायर। क्योंकि एक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके लिखने का एक ये और एक इसका जो है इसका सम्मिश्र भाग लिख दिया, दोनों के स्क्वायर रूप में इस रूप में खोलते हैं। तो ये तो वैल्यू अपन की ये आ गई, इनटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके इसका जो स्टार वाली जो वैल्यू इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके ये आएगा। इसका आयोटा की जगह प्लस आयोटा हो जाएगा और प्लस आयोटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये पूरा पद सेम, ये और ये पूरा पद आपके सेम। पूरे का सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपके कितनी आई, वन के आपके इक्वल आई। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परावर्तन जो गुणांक है, एक तो होता है आपके अवशोषण गुणांक, प्लस परावर्तन गुणांक, प्लस पारगमन गुणांक। इन तीनों का जो सम होता है वो आपके एक के इक्वल होता है। तो अभी अपन ने जो है जो डेरिवेशन सॉल्व किया उसी से परावर्तन गुणांक की वैल्यू कितनी आई, वन आई। तो अवशोषण गुणांक की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से पारगमन गुणांक की वैल्यू जीरो होगी। आपके तभी पॉसिबल है कि परावर्तन गुणांक का मान कितना मिले अपन को, एक मिले। तो लिख रखा है अर्थात परावर्तन गुणांक मान एक होता है, अतः जो है आपके टी आई इज इक्वल टू आपके जीरो होगा। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आपतित तरंग ऊर्जा का संपूर्ण भाग परावर्तित होता है तथा अपवर्तित एवं पारगमित ऊर्जा का मान आप कितना होगा, शून्य होगा। ये रहा अपन के अवशोषण और दूसरा जो पारगमन है, ये दोनों की वैल्यू आपकी कितनी होगी, जीरो होगी। इसी कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग है वो अपन के जो है लंबी दूरी तक ये आपके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर।
इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपन को लंबी दूरी तक यदि अपन को किसी भी डाटा को भेजना है तो उसके लिए जो अपन क्या यूज में लेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट को अपन यूज में लेंगे, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया के अंदर जो है उसके जो अपन के निवेशी जो संकेत है, जो अपन इनपुट दे रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। 100% यदि अपन सिग्नल दे रहे हैं तो हजारों किलोमीटर दूर अपन को जो है वो अपन को 98-96% सिग्नल अपन को मिलते हैं। अर्थात जितना सिग्नल जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं वो पूरा पूरा अपन को लगभग आउटपुट के अंदर मिलता है। इसी कारण इसका उपयोग अपन के वहां पर होता है। अर्थात लंबी दूरी तक यदि किसी भी अपन को सिग्नल को भेजना है तो वहां पर अपन के किसका यूज में लेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का यूज में लेंगे। यदि यहाँ केवल परावर्तन सिद्धांत यूज में लेते, जैसे यहाँ आपके 100% सिग्नल जा रहा है तो यहाँ सतह पर आपके परावर्तन होगा तो माना 5% लॉस हो गया, फिर 95 भी बचा, फिर और 5% लॉस हो गया, फिर 90 बचा। ऐसे ऐसे जब अपन के हजारों किलोमीटर दूर कोई सिग्नल जब पहुंचेगा तो अपन को 40-50% सिग्नल ही अपन को मिलेगा। अर्थात जो आउटपुट जो है इनपुट की तुलना में बहुत ज्यादा आपके अलग मिलेगा। इसी कारण अपन लंबी दूरी तक यदि किसी भी डाटा को यदि अपन को भेजना है तो वह अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को यूज में लेता है। इसका जो उपयोग जो है वो एक तो आपके होता है जो हीरा होता है जिसको अपन कहता है डायमंड, डायमंड का चमकना, हीरे का जो चमकना, हीरे की जो शाइनिंग है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अपन को दिखती है। दूसरा है आपके ये प्रकाशिक तंतु जिसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर भी अपन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट को यूज में अपन के लिया जाता है।